దూర విద్యా విధానంలో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ దేశంలోనే మొట్టమొదటి సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం. దాదాపు 2.5 దశాబ్దాలుగా దూర విద్యా విధానం ద్వారా కంప్యూటర్ కోర్సును అనుసంధానం చేస్తూ బీఏ, బీకామ్, బీఎస్సీ డిగ్రీ కోర్సులను అందిస్తోంది. పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ స్థాయి, డిగ్రీ, డిప్లొమా స్థాయి కోర్సులను ఔత్సాహికులైన విద్యార్థులకు అందిస్తోంది. డెవలప్మెంట్ స్టడీస్లో సెంటర్ ఫర్ ఎకనామిక్స్ అండ్ సోషల్ స్టడీస్ ద్వారా ఎంఫిల్, పీహెచ్డీతో పాటు విశ్వవిద్యాలయమే స్వయంగా దూర విద్యా విధాన అంశంపైన పీహెచ్డీ వంటి పరిశోధన కోర్సులు ప్రవేశపెట్టింది. సుమారు 4.5 లక్షల మంది విద్యార్థులు ఈ విశ్వవిద్యాలయం నుంచి ఉన్నత విద్యావకాశాలు పొందుతున్నారు. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం స్థానికంగా స్వయం బోధనా పద్ధతిలో ముద్రణ రూపంలో రూపొందించిన కోర్స్ మెటీరియల్ అందిస్తోంది. కోర్స్ మెటీరియల్ అధ్యయనానికి సహకరించే విధంగా రేడియో, టెలివిజన్ పాఠ్యాంశాల ఆధారంగా కార్యక్రమాలు ప్రసారం చేస్తోంది. అధ్యయన కేంద్రాల ద్వారా ఏర్పాటు చేసే సలహా సంసర్గ తరగతులు, సైన్స్ ప్రాక్టికల్ సౌకర్యాలు విద్యార్థులకు స్వయం అధ్యయనానికి ఒక చక్కటి అవకాశం. ఇవి విద్యార్థి సమీపంలో ఉండే అధ్యయన కేంద్రం నుంచే పొందొచ్చు. नमस्कार। इस शैक्षणिक क्षेत्र में आप सबका स्वागत है। आज हम प्रसिद्ध साहित्यकार जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त पर चर्चा करेंगे। इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में 2 विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। आइए इन विशेषज्ञों का परिचय कर ले। हमारे पहले विशेषज्ञ हैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के चेयरमैन प्रोफेसर शीला मिश्र जी, और हमारे दूसरे विद्वान हैं महबूब कॉलेज के एकेडमिक कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रामकृष्णा जी। आप दोनों का इस स्टूडियो में स्वागत है। यह शैक्षणिक कार्यक्रम लगभग 1 घंटे तक चलेगा। पहले 40 मिनट हम विषय का विश्लेषण करेंगे, विषय पर परिचर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, और शेष 20 मिनट प्रश्न और उत्तर के होंगे। आप हमें 2:40 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 2703-1431, और एक नंबर है 2703-1432, और तीसरा नंबर भी है 2703-1433। यह ध्यान रहे कि आपके प्रश्न हमारे विषय चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित रहे, और उसे और कहीं दूसरी ओर न भटके, न हमको भटकाए। चंद्रगुप्त नाटक की रचना का समय है 1928 का। यह समय भारतवर्ष में राष्ट्रीय आंदोलन का था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चल रहा था। देश परतंत्र था, हम गुलाम थे। इस गुलामी से बाहर निकलने के लिए विचारक, बुद्धिजीवी हर कोई अपने अपने कार्य में लगे थे। जयशंकर प्रसाद जो एक साहित्यकार हैं, उन्होंने अतीत में झांक कर देखा
कि कहीं कोई ऐसी चीज़ हमें मिले जिससे हमें प्रेरणा मिल सके पूरे भारतवासियों को। और तब उन्होंने देखा कि ईस्वी सन पूर्व 328 या 326 के आसपास मुगल का साम्राज्य स्थापित हुआ था। एक सामान्य परिवार से एक युवक को उन्होंने उस युवक को प्रेरणा देकर उनके गुरु ने उसे उस साम्राज्य का राजा बनाया था। और हम विदेशी आक्रमण से बचने के लिए चंद्रगुप्त ने पूरे देश में जितने भी गणराज्य थे उस समय, उन गणराज्यों को एकत्रित किया, उनमें एकता लाई। जैसे मगध का राज्य था उस समय जो केंद्र में था, उधर पर्वतेश्वर जो आज का पंजाब है, इधर पुडुचेरी जो दक्षिण में, पश्चिम में सौराष्ट्र, और तक्षशिला जैसे कई गणराज्य अपने छोटे छोटे राज्यों में विभाजित थे। इनमें कोई एकता नहीं थी, एक दूसरे से द्वेष करते थे, आपस में दुश्मनी थी, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते युद्ध करते और हिंसा होती थी, आपस में ही लड़ते थे। इन भारतवर्ष में कोई एक ऐसा राज्य बने जिससे पूरे भारतवर्ष एक होकर विदेशी आक्रमणकर्ता हमें गुलाम न बनाए। और वही चीज़ जयशंकर प्रसाद ने मौर्य साम्राज्य में देखा और उसके ऊपर एक रचना की, जिस रचना का नाम है चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त इसके नायक है और इस नायक को बनाने वाले हैं चाणक्य। तो चलिए आइए, ये किस तरह बना, कैसे कैसे हुआ, हम अपने विशेषज्ञों से मालूम करें, जानकारी लें। तो सबसे पहले मैं इन सारी चीज़ों पर जाने से पहले ये जयशंकर प्रसाद कौन थे, क्या क्या उन्होंने किया, हिंदी साहित्य की उनको क्या देन है, क्या क्या रचनाएं की, इन सब बातों की जानकारी लेंगे। मैं सबसे पहले प्रोफेसर शीला मिश्रा जी से ये पूछना चाहूँगा कि ये जयशंकर प्रसाद का संक्षिप्त परिचय, व्यक्तिगत और कृतित्व भी उनके साहित्यिक परिचय संक्षेप में दीजिए। अवश्य, धन्यवाद जादव जी। विद्यार्थियों, हिंदी के रविंद्रनाथ जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के प्रत्येक विधाओं के उत्कृष्ट कवि थे। इनका जन्म संवत 1946 में सुगनी साहू नाम से प्रसिद्ध काशी के वैश्य घराने में हुआ था। बहुत ही अल्पायु में इन्होंने उर्दू और संस्कृत भाषा की ज्ञान प्राप्त किया। बहुत से छंद और दोहे इनके कंठस्थ हो गए थे। दीन बंधु ब्रह्मचारी से इन्होंने वेद और उपनिषद की शिक्षा प्राप्त की और पिता के असमय मृत्यु के पश्चात माता के साथ पूरे तीर्थ स्थानों का भ्रमण करते हुए जब वे अमरकंटक पहुँचे तो कहा जाता है कि वहाँ पर पहुँचकर इनकी काव्य प्रेरणा मचल उठी थी। केवल 17 वर्ष की आयु में भारतेंदु पत्रिका में उनकी ब्रजभाषा में लिखित कविता सावन आए वियोगिन को तन, सावन आए वियोगिन को तन, आली अनंग लागे अतितावन प्रकाशित हुआ। पर आगे चलकर इन्होंने खड़ी बोली हिंदी को जो है अपने साहित्य के अभिव्यक्ति का विषय बनाया। इस और आगे चलकर गद्य और पद्य दोनों में ही जो है आधुनिक युग के प्रमुख कलाकार के रूप में हिंदी जगत के सामने आए। क्या तो काव्य, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध आदि प्रत्येक विधाओं में जो है प्रसाद जी ने अपना कलम चलाया था। उनका एक महान महाकाव्य के बारे में तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं,
या पढ़ा है इससे पहले ही, वो है कामायनी। तो कामायनी विश्व के काव्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इनकी विशेषता ये है कि वे अतीत के पृष्ठभूमि को जो है अपना विषय वस्तु, अपने साहित्य की विषय वस्तु बनाते हैं और वर्तमान को एक नवीन संदेश देते हैं। ऐसे महान लेखक, इनकी मृत्यु 15 नवंबर सन 1935 ईस्वी में हो चुका। ये चंद्रगुप्त एक ऐतिहासिक नाटक है और ये सिर्फ ऐतिहासिक ही नाटक नहीं, ये राजनीतिक नाटक भी है। वैसे जयशंकर प्रसाद की और भी दूसरी रचनाएं हैं, कृतियां हैं, लेकिन इन्होंने नाटक पर भी बहुत काम किया है जी। तो डॉक्टर रामकृष्णा जी से पूछूंगा मैं कि इनकी जो नाट्य कृतियां हैं उनका संक्षिप्त परिचय दीजिए। धन्यवाद यादव जी। प्रसाद जी ने तो नाटक के क्षेत्र में नवीन युग का सूत्रपात किया है। प्रसाद जी के लगभग 16 नाटक हैं। उनमें से सज्जन, प्रायश्चित, कल्याणी परिणय, करुणालय, यशोधर्मदेव, राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, एक घूंट, ध्रुव स्वामिनी, संघमित्र और इंदु। इनमें संघमित्र अपूर्ण है, इंदु संयोजन मात्र ही है, क्योंकि 35 वर्ष की अल्पायु में उनकी मृत्यु हो जाने से शायद ये अपूर्ण रह गए होंगे। अवश्य। तो ये इनकी कई नाटक कृतियां हैं। इन नाटकों में ये चंद्रगुप्त नाटक भी एक है। इसमें 4 अंक है, कई दृश्य हैं और ये साम्राज्य स्थापित करने के लिए जो जो विधियां होती हैं, जो जो स्टेप्स उठाए जाते हैं, वो सभी इसमें हमको लक्षित होते हैं। वैसे जब ये कथावस्तु लिखी जा रही थी जयशंकर प्रसाद के द्वारा, तो उनका एक, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेरणा के तत्व हम कैसे ढूंढ सकते हैं अपने इतिहास में जी। और उसी को लेकर चूँकि यहाँ पर देश अंग्रेज़ों का गुलाम था जी। और उधर उस समय लगभग 326 या 27 के आसपास ईस्वी सन पूर्व भारत के ऊपर ये जितने भी छोटे छोटे गणराज्य में बैठे हुए थे राजा, इनके ऊपर आक्रमण करने के लिए उधर से सिकंदर आ रहे थे, जो विश्व विजेता माना जाता था उस समय। तो उस विश्व विजेता को रोकने के लिए, उनसे मुकाबला करने के लिए, उनका प्रतिशोध लेने के लिए चाणक्य तक्षशिला में अपने युवकों से, अपने विद्यार्थियों से विचार विमर्श करते हैं। ये सिकंदर जो आक्रमण करते हैं शिला जी, उसकी पृष्ठभूमि आप थोड़ा बता दें। जादव जी, सबसे पहले मैं अपने विद्यार्थियों को थोड़े से भाषा विज्ञान की ओर भी लेकर चलूँगी। सिकंदर यवन सम्राट, इनका जो नाम है वो प्रसाद जी ने जानबूझकर इसमें एक तरह का जो है परिवर्तन किया है और सिकंदर को उन्होंने अलक्षेंद्र के नाम से पुकारा है। नाम अलेक्जेंडर है और फिर जो है उसको अलक्षेंद्र बना दिया है और किसी एक कवि ने जो है उसको अलकसुंदर भी मान लिया है। तो ये अलक्षेंद्र या सिकंदर विश्व विजय करना चाहते थे, इतने महत्वाकांक्षी थे। इसी आशा को लेकर पूरे देशों को विजय करते हुए जो है ये भारत आ पहुँचे। वो बहुत पराक्रमी, साहसी, उदार और रणनीति में बड़े कुशल थे। चंद्रगुप्त के साथ युद्ध में वो पराजित तो होता है, परंतु पर्वतेश्वर को युद्ध में घायल देख वो युद्ध करना बंद कर देता है और मैत्री का हाथ बढ़ाता है। इसके पीछे उसके उदार मनोवृत्ति, उसके सहनशीलता, उसके मैत्री भावना आदि कुछ जो है दिखाई देती है। एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ की भांति वो चंद्रगुप्त को अपने चंगुल में फंसाना चाहता है। इसलिए दांडायन के आश्रम में जाकर वो चंद्रगुप्त को अपने शिविर में आने का आमंत्रण भी देता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि आंभिक सिकंदर की सहायता कर रहा है। मगध सम्राट नंद और उसके अमात्य राक्षस हमेशा जो है वो विलासिता में डूबे हुए हैं, इसलिए देश
देश की रक्षा की कोई चिंता ही नहीं है। ऐसी राजनीतिक अस्त व्यस्तता में चाणक्य ने चंद्रगुप्त और सिंहरण को लेकर एक सुदृढ़ आर्य सेना की स्थापना करके सिकंदर का जो है सामना किया और सिकंदर को एक तरह से उन्होंने पराजित भी किया था, अब कह सकते हैं। ये सिकंदर जब वो विजयी होते होते भारत की ओर बढ़ रहे थे जी, तो सिंधु नदी के तट पर आकर अपने शिविर डाल रखे थे और वहाँ से वो अपने एक डिप्लोमेट तो राजनयिक को मगध राजा के पास भेजते हैं और मगध राजा उस समय जो नंद था, जो महापद्म नंद के बेटे राजा थे, ये उतने आक्रमणकारी नहीं थे, दूरदर्शी नहीं थे और ये अपने हमेशा ऐशो आराम में पड़े रहते थे। राज्यों की कोई चिंता इनको नहीं थी, जनता क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, क्या उनका विकास या कुछ भी उनको कोई परवाह नहीं था, सिर्फ अपने विलासिता में ही डूबे हुए थे। इन्हें नंद का ही राजा है आम्बिक, जिसका जिक्र आपने अभी किया। जी जी। और ये चाणक्य जब तक्षशिला में अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे तो तब उन्होंने ये देखा कि अगर नंद ऐसा ही रहा और जब ये सिकंदर को आने के लिए निमंत्रण अगर दे दे तो ये तो पूरे भारतवर्ष पर कब्जा कर लेंगे, हम गुलाम बन जाएंगे, स्वाभाविक है, गुलाम बन जाएंगे। तो उस गुलामी से टलने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर वो विचार विमर्श किया करते थे अपने विद्यार्थियों से जी। और तक्षशिला एक ऐसा यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी में ही जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी कहा जाता है, विश्वविद्यालय, उस विश्वविद्यालय में चाणक्य अर्थशास्त्र पढ़ाते थे जी। उस समय शायद अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र दोनों एक ही थे, उसी को राजनीति शास्त्र को भी अर्थशास्त्र के रूप में देखा जाता था। राजनीति शास्त्र कोई दूसरी नहीं थी शायद, लेकिन वो राजनीति ही पढ़ाते थे अर्थशास्त्र के माध्यम से। तो देखा उन्होंने कि सिकंदर आकर डेरा डाला हुआ है, शिविर डाला हुआ है और नंद को अपने वश में करने की कोशिश कर रहा है। अब चाणक्य के सामने प्रश्न आता है कि अब नंद के ऊपर पहले हम कैसे काबू करें। जी जी। तो उनके उन्मूलन के लिए वो कुछ कार्य योजना बनाते हैं। वो क्या कार्य योजना है, उसकी उनका उन्मूलन कैसा होता है, ये रामकृष्णा जी बताएंगे। नंदवंश के उन्मूलन में चाणक्य का हाथ है। चंद्रगुप्त को पूरी तरह से शक्तिमान बनाते हैं, नंद के विनाश की योजना बनाता है, राक्षस का विश्वास प्राप्त करके उससे मुद्रा हासिल करता है, आत्महत्या से करने के लिए तत्पर पर्वतेश्वर को अपने उद्देश्य का साधन बनाता है, राक्षस को सुवासिनी का प्रलोभन देता है, कल्याणी को सेना सहित मगध जाने की स्वीकृति दे देता है, मैत्री भाव से सिकंदर को वहाँ से विदा कर देता है, वहाँ की सत्ता को अपने विश्वास पात्र सिंहरण के हाथ में सौंपकर पर्वतेश्वर को लेकर मगध चला जाता है। मगध जाकर वहाँ पर चंद्रगुप्त के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि तैयार करता है। नंद के हाथ से राक्षस और सुवासिनी को बंदी बना देता है। जब राक्षस और सुवासिनी को बंदी बना देते हैं तब वहाँ के प्रजा क्रोधित हो जाती है और उस पर विद्रोह करते हैं। चंद्रगुप्त को उस विद्रोह का नायक बना देता है और सेकटार के हाथों नंद को समाप्त कर देता है। उसके बाद चंद्रगुप्त को नायक के रूप में घोषित कर देता है। इस प्रकार नंदवंश के उन्मूलन में चाणक्य ने जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इसीलिए आज भी हम कहते हैं कि चाणक्य नीति, जब राजनीति की बातें करते हैं तो चाणक्य नीति, अवश्य अवश्य, क्योंकि उस समय वो जरूरी था, आवश्यक था कि इस तरह के राजा को हटाकर वहाँ पर कोई ऐसा सुयोग्य राजा को लाए, सम्राट को लाए, जो पूरे भारत को ये कर सके, विदेशी आक्रमणकारियों का मुकाबला कर सके और देश की प्रगति हो सके, विकास कर सके। इस तरह का भाव लेकर ही ये चाणक्य ने ये सारी नीति अपनाई। उनकी नीति में वो कहते हैं ना कि क्या एक महत्वाकांक्षा के
क्या महत्वाकांक्षा सीपी यानी कुछ है, देखिए महत्वाकांक्षा की मोती हाँ, निष्ठुरता महत्वाकांक्षा के मोती सीपी निष्ठुरता में है, छिपी हाँ। रहती है। तो महत्वाकांक्षा के मोती सीपी में छिपी हुई रहती है। इसका अर्थ ये हुआ कि उनको इस तरह का कदम उठाने के लिए, नीति अपनाने के लिए ये जरूरी था। जी अगर वो ऐसा न करते तो पूरा भारत गुलाम बनता, जी अत्याचार होते, लूटपाट होती, देश की संपत्ति छीन कर ले जाते विदेशकारी। तो इसके लिए कुछ तो नीति बने, हम कैसे बचे दूसरों से। जी तो इसलिए उन्होंने नीति बनाई और नीति बनाकर चंद्रगुप्त को राजा बनाया। और उसके पीछे उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं था, उनका अपना कोई लेन देन नहीं था कि मुझे इनसे सब करने से कुछ मिला। सिर्फ भारतवर्ष के हित को देखकर जी उन्होंने ऐसा किया। जी जी तो इसमें और एक बात है शिला जी की, ये सिल्यूकस की पराजय इसमें होती है। जी जी वो किस तरह होती है, कौन करते देखिए, हैं? चंद्रगुप्त का पूरा कथानक को हम 3 घटनाओं के इर्द गिर्द जो है घूमते हुए पाते हैं। एक तो सिकंदर का आक्रमण, दूसरा जो है नंद वंश का उन्मूलन, और तीसरा जो है सेल्यूकस की पराजय। अब सेल्यूकस कौन था, इस पर जो है थोड़ी सी चर्चा कर ले हम। तो सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात वो भारत पर आक्रमण करता है, किंतु चंद्रगुप्त से यहाँ पर वो पराजित होता है। वो सभ्य है, उदार है और बहुत योग्य सेनापति है। आपत्ति में भी विरोधी पक्ष को सहायता देने के लिए वो हमेशा तत्पर है। निर्जन जंगल में चलते हुए चंद्रगुप्त जब प्यास से व्याकुल होकर गिर पड़ता है और उस समय जंगल में एक व्याघ्र चंद्रगुप्त पर आक्रमण करने को उद्यत होता ही है, तब हम देखते हैं कि सेल्यूकस बाघ को मारकर चंद्रगुप्त की रक्षा करता है। अलक्षेंद्र के समान जो है सेल्यूकस भी बड़ा साम्राज्य स्थापित करने का जो है महत्वाकांक्षा रखता है, इसलिए भारत को वो जीतना चाहता है। पर्वतेश्वर से उसका युद्ध होता है, सिंहरण को घायल करता है, पर चंद्रगुप्त से पराजित होकर उसके अपमानजनक शर्तों पर जो है वो मैत्री कदापि नहीं करना चाहता है। अंत में हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त की अपनी पुत्री कर्नेलिया, वो जब सुनता है कि चंद्रगुप्त से कर्नेलिया बहुत प्रेम करती है, तब एक पिता होने के नाते उसका वात्सल्य रस जो है वात्सल्य रस से प्रेरित होकर वो कन्यादान के लिए भी प्रस्तुत हो जाता है। विवाह में एक बहुत बड़ा भाग चंद्रगुप्त को वो भेंट देता है। चंद्रगुप्त भी उसे 500 कहते हैं कि 500 हाथियों का जो है भेंट देता है, और यहीं पर जो है यवन शक्ति पर भारत की पूर्ण विजय के साथ कथानक जो है समाप्त होता है। जादव जी, तो आपने तो बीच में ही समाप्त कर दिया शिला जी, उनको तो आगे बढ़ना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, तो, बढ़िए। तो देखिए, सिल्यूकस की जो पराजय होती है, इस नाटक में जो रचना हुई है, इसमें जो जयशंकर प्रसाद जी ने बताया है जी कि हर अंक में, हर दृश्य में, उस समय गज सेना थी, अश्व सेना थी। गज यानी हाथी की सेना, अश्व यानी घोड़ों की सेना। जी जी फिर रथ सेना भी थी, हाँ जी। जो रथ लगाकर उसमें बैठकर राजा युद्ध किया करते थे। और कुछ पैदल लड़ाई लड़ने वाले भी सेना थी, पदातिक सेनाएं। तो इस तरह सेना का एक बहुत बड़ा झुंड लेकर चंद्रगुप्त उनके ऊपर हमला करता है और उनका पराजय करता है। वो भारत की विजय थी जी। अगर उस समय ऐसा न होता, ईस्वी सन 326, लगभग आज से 2326 के आसपास, अगर चंद्रगुप्त और चाणक्य मिलकर ऐसा न करते तो उसी समय देश हमारा परतंत्र होता, हम गुलाम होते, न जाने यहाँ पर क्या क्या होता और हम कैसे होते। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि उस समय साम्राज्य की रही, जिनके नायक थे चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त नाटक के नायक भी चंद्रगुप्त ही है जी। तो इनके नायक को लेकर रामकृष्णा जी आप कुछ कहेंगे? हाँ जी, जरूर कहूँगा। चंद्रगुप्त एक धीरोदात्त नायक के रूप में सामने आते हैं। उसमें आत्मसम्मान की भावना है, आत्मविश्वास है, देशभक्ति भी है, विदेशी सहायता को अस्वीकार करने की क्षमता उसमें है, निर्भीकता है और कृतज्ञता है। इस प्रकार के बहुत सारे गुण उसमें मौजूद हैं। कार्नेलिया के शब्दों में ही हम
सुन सकते हैं कि वह एक श्रृंगार और रौद्र का संगम है। जी किशोरावस्था की चंचलता उसमें है, यौवन का उत्साह है और परिपक्व अवस्था की गंभीरता भी उसमें है। चाणक्य को बंधन से मुक्त कराते समय उसकी वीरता हम देख सकते हैं और सफल एवं स्वतंत्र जीवन के लिए वो हमेशा तत्पर रहता है। इसीलिए अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए एक समय चाणक्य और अपने मित्र सिंहरण को भी वो पीछे छोड़ देता है। आत्मसम्मान के लिए गुरुदेव के बातों को भी अस्वीकार करता है एक बार। और गुरुभक्ति परायण चंद्रगुप्त पिताजी के द्वारा रचे गए षड्यंत्र के वजह से पिता को भी दंडित कर देता है और युद्ध में सेल्यूकस की रक्षा करता है और घायल सिकंदर को छोड़कर अपनी उदारता प्रकट करता है। इस तरह से हम अगर देखेंगे तो चंद्रगुप्त में एक धीरोदात्त नायक के सभी गुण मौजूद हैं। अवश्य, मतलब वो योग्य है साम्राज्य बनने के। हाँ हाँ बिल्कुल। जी। देखिए, हम यहाँ पर सेल्यूकस की पराजय कह रहे हैं। सेल्यूकस एक सेनापति थे। जी जिस तरह मगध के सेनापति कौन थे, मगध के सेनापति, उसी तरह उनके भी एक सेनापति थे। यहाँ पर सिकंदर की पराजय हम नहीं कह रहे हैं, जी, क्योंकि जी। सिकंदर लड़ने ही नहीं आया वहाँ पर, या सिकंदर से कोई ज़्यादा सीधा मुकाबला भी नहीं हुआ, सेनापति से ही हुआ। इसलिए हम सेल्यूकस की पराजय करके कह रहे हैं। एक्चुअली वो सेल्यूकस की पराजय ही सिकंदर की पराजय है, और वो घायल हुए और वहाँ से लौट गए हैं। तो इस तरह ये चंद्रगुप्त नाटक में चंद्रगुप्त एक नायक है, हीरो है, जिसको आज की भाषा में कहे हाँ जी। तो हीरो है। इस हीरो को हीरो बनाने के लिए इस उनके नाटक पीछे जो उसके शक्ति पीछे जो शक्ति थी, जो गुण थे, जो क्वालिटी थी उनकी, जो योग्यताएं थी उनकी, उस योग्यता का जिक्र आपने किया। हाँ, और वही योग्यता ये थी जिसके कारण चाणक्य ने उनको चुना। धीरोदात्त क्योंकि नायक की गुण। तक्षशिला में जी जब वो अर्थशास्त्र पढ़ाते थे, उस समय कई युवकों से वो मिलते थे, अवश्य। कई युवकों से वो चर्चा परिचर्चा करते थे, देश के बारे में, स्थिति के बारे में, परिस्थिति के बारे में, अवश्य। राजा महाराजा के बारे में। जी चाणक्य क्योंकि एक तत्कालीन समाज के बारे में। अर्थशास्त्र के विद्वान थे, वो प्रोफेसर थे। तो उन्होंने देखा कि चंद्रगुप्त में कुछ योग्यता है, ये राजा बनने लायक है, लेकिन थे वो एक सामान्य परिवार से, जी। वो कोई राजा के बेटे नहीं थे। कई जगह पर ये उल्लेख है कि वो दासी पुत्र थे, तो कई जगह पर कहा जाता है कि वो क्षत्रिय के पुत्र चलिए थे। हम वो सब जिक्र में नहीं जाए, लेकिन इतना कह सकते हैं कि अवश्य। एक सामान्य परिवार से वो आते थे और उनको चाणक्य ने चुना। इसका अर्थ ये हुआ कि वहाँ पर राजा महाराजा के भी लड़के थे, विद्यार्थी थे, अंबिक जैसा, सिंहरण जैसा, कई राजाओं के राजकुमार वहाँ पर पढ़ने के लिए थे। लेकिन एक सामान्य परिवार के व्यक्ति को चुनने के पीछे आपने अभी जो कहा, वो धीरोदात्त थे, उसमें उदात्तता थी, उसमें चंचलता थी, उसमें सभी प्रकार के गुण थे। इसी कारण वो इस नाटक के नायक रहे और चाणक्य ने उनको चुना। उस समय पूरे देश के ऊपर एक छत्र छाया, एक छत्र सत्ता बनाने के लिए। फिर ये चाणक्य के बारे में शिला जी, आप थोड़ा बताइए कि ये चाणक्य कौन थे, क्या थे, कैसे थे? अभी रामकृष्ण जी ने इसका जिक्र किया कि चंद्रगुप्त के गुरुदेव, तो चंद्रगुप्त के गुरु का नाम ही चाणक्य है, और चंद्रगुप्त को बनाने के पीछे, चंद्रगुप्त को सम्राट चंद्रगुप्त बनाने के पीछे चाणक्य का बहुत बड़ा हाथ है। आइए चाणक्य के जीवन परिचय और चाणक्य के जो है विशेषताओं से हम कुछ बातें जाने। तो इनके बहुत से नाम मिलते हैं, विष्णुगुप्त, और फिर जो है कौटिल्य, चाणक्य, वात्स्यायन। तो चाणक्य का बचपन का नाम कई इतिहासकारों ने लिखा है कि वो कौटिल्य थे, तो कहीं पर जो है मैं पढ़ती हूँ कि उनका बचपन का नाम विष्णु है। नंद वंश के विनाश के लिए उन्होंने अपने रंग और वेश बदलने के साथ साथ जो है अपना नाम भी बदल लिया था। उन्होंने अपना नाम विष्णुगुप्त रखा।
तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात वे आचार्य विष्णुगुप्त कहलाए और महानंद के वध के पश्चात चाणक्य के रूप में पुनः हमारे सामने आए। कथाओं में मिलता है कि वे श्याम वर्ण के बड़े कुरूप पुरुषों में थे। इसी कारण नंद की सभा से जो है श्राद्ध के समय उनको अपमानित करके निकाला गया था। कहते हैं कि जब नंद की सभा से उनको निकाल दिया गया तो नंद की सभा के बाहर आकर उन्होंने अपनी शिखा खोलकर जो है वहाँ पर प्रतिज्ञा की थी कि नंद वंश का जब तक विनाश नहीं करूँगा तब तक मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। तो प्रस्तुत नाटक में हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त के उन्नति के पीछे मूल चाणक्य ही है और प्रस्तुत नाटक में चंद्रगुप्त को सर्वत्र उनके हाथ की जो है कठपुतली बनकर उपस्थित करवाया गया। चाणक्य को प्रायः तक्षशिला के निवासी माना गया, लेकिन प्रसाद ने उनके पिता चाणक इनको जो है पाटलिपुत्र का मूल निवासी माना है। जहाँ तक ज्ञात होता है तो चाणक्य के बारे में कहा जाता है कि वो एक प्रकांड वेद धर्मावलंबी, बहुत बड़े कूट राजनीतिज्ञ, प्रखर प्रतिभावान और बड़े दृढ़ प्रतिज्ञ और हठी स्वभाव के विद्वानों में से थे। जादव जी, चलिए, आपने बहुत बढ़िया चित्रण प्रस्तुत किया चाणक्य जी का। जैसे देखिए, ये जो बात आपने कही इसमें बीच में कि चाणक्य का अपमान हुआ राज्यसभा में जी। ये नंद की राज्यसभा थी, उसमें उनके कई मंत्री सेनापति सब मौजूद थे और उस सभा में चर्चा हो रही थी देश के बारे में जी, अपने गणराज्य के बारे में, मगध राज्य के बारे में जी। और ख़ास करके सिकंदर जो डेरा डाला हुआ है, शिविर डाला हुआ है, आक्रमण करने के लिए राजी हो रहा है और उसको सहयोग देने के लिए, क्योंकि नंद के जो पुत्र हैं अंबिक राजकुमार, ये सहमत है कि चलो उनसे हम क्यों ये करें। कुछ मुद्रा उनको भिजवाए थे। हाँ जी, शायद आपको पता हो, इसमें जिक्र है कि कुछ पैसे रुपए देकर इनको खरीदा जा रहा था जी जी। और अगर ऐसा होता, वो अगर पद रखते तो शायद वो पूरे देश को अब गुलाम बनाते, ये डर था। इसलिए चाणक्य ने वहाँ पर उसका विरोध किया था। उन्होंने साफ कहा था कि ये देश के हित में नहीं है जी, ऐसा करना देश के हित में नहीं है, हम सब भारतवासियों के लिए एक प्रकार के मृत्युदंड है। तो आप किसको क्यों गुलाम बनाना चाह रहे हैं, क्यों उनको लाना चाह रहे हैं? थोड़ी सी मुद्रा के लिए आप अपने राज्य को क्यों दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए देना चाह रहे हैं? ये जैसे ही इन्होंने इस तरह का विचार रखा तो उस विचार के खिलाफ या उस विचार को न मानते हुए नंद ने, क्योंकि मैंने कहा कि नंद कोई दूरदर्शी राजा नहीं थे, विलासी थे और राज्य की उनको कोई ज़्यादा चिंता नहीं थी, न जनता की। और उसमें चाणक्य जो सत्य बात कर रहे थे, जो सही बात कर रहे थे, देश के हित में बात कर रहे थे, उस देश हित की बात को भी उन्होंने नकारा, सिर्फ मुद्रा के लिए, कुछ इनकम के लिए, कुछ पैसों के लिए, और इनका अपमान करके वहाँ से गया। तब जाकर वो प्रण करते हैं। हाँ, चाणक्य एक जिद्दी व्यक्ति जो कहते हैं ना, उनको एक बहुत जिद्दी थे, हठी स्वभाव के। वो जिद्दी इसलिए थे कि देश हित में मुझे जो करना है वो मैं करूँगा जी, क्योंकि उनके पास तो एक बुद्धि थी, विवेक था, समझ थी, ज्ञान था। पूरे भारतवर्ष का शास्त्र वो जानते थे, राजनीति शास्त्र जानते थे। तो उसको जो ठीक लगा वो उन्होंने राज्यसभा में कहा जी। और उस बात के खिलाफ जब राजा ने उनसे कुछ कहा तो वहाँ से उठ कर गए। और आपको पता है कि उस समय में काफ़ी, अब तक भी कुछ लोग ऐसा करते हैं कि ये जो शिखा होती है, जिसको हम चोटी कहते हैं, जनरल ये शिखा बंधी हुई रहती है जी, बंधी हुई रहती है। वो एक कहें कि डिसिप्लिन, एक प्रकार के प्रशासन की या अपने व्यक्तित्व को मर्यादा की, उस तरह की बात होती है। तो जैसे ही चाणक्य वहाँ से उठकर जाते हैं तो उसी राजा के सामने, नंद के सामने, वो उसी चोटी को छोड़ देते हैं और कहते हैं कि ये शिखा मैं तभी बांधूंगा, इसमें मैं गांठ तभी पाड़ूंगा, इसको मैं व्यवस्थित तभी करूंगा जब मैं इस मगध राज्य में आपके शासन को खत्म नहीं कर देता। और यही प्रण लेकर वो तक्षशिला में ढूंढते रहते हैं कौन योग्य युवक मिल सकता है जो मुकाबला कर सकता है, इस तरह। और ये सारी नीति वगैरह वो बनाते रहते हैं।
और उसमें वो कामयाब होते हैं। इसीलिए चाणक्य का जो चरित्र है, देखिए ये जो हम उनको कूटनीति की बात कहते हैं, उसमें कूटनीति की उनकी अपनी कोई स्वार्थ नहीं, वो सबसे बड़ी बात है। चलिए कोई फ़ोन आ रहा है। हेलो हेलो, हाँ कहिए। सर नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, कहिए। मेरा नाम नागराज गुप्ता है सर। हाँ जी। सब एक चंद्रगुप्ता का लेसन वो एडी है, बीसी वाला है सर। कहिए और क्या, नहीं स्पष्ट कहिए क्या आपका प्रश्न। चंद्रगुप्ता मौर्य लेसन है सब ये। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य, ओके ओके। लेकिन बीसी में मौर्य चंद्रगुप्ता है सर। हाँ हाँ। एडी में चंद्रगुप्ता गुप्ता एम्परर है सर। क्या स्पष्ट नहीं। अने आप स्पष्ट कहिए क्या कहना चाह रहे हैं आप। पूछ आपका लिए। प्रश्न, आप डायरेक्ट प्रश्न पूछिए पूछिए। आप। जो भी आशंका है आपके मन में उसको डायरेक्ट कहिए, सीधा कहिए। बीसी में అంటే बैकवर्ड इसमें मौर्य चंद्रगुप्ता साम्राज्य है जी। हाँ हाँ। एडी में गुप्ता साम्राज्य है। हाँ समझ देखिए- गए हैं, देखिए आगे यहाँ- चलिए। हाँ देखिए, यहाँ पर आप कंफ्यूजन मत होइए। हमारे भारत के इतिहास में चंद्रगुप्त दो हुए हैं, चंद्रगुप्त एक, चंद्रगुप्त दो। और जो चंद्रगुप्त जो दो कह रहे हैं उसको हम यहाँ पर स्वर्ण युग कहते हैं इंडिया भारत के लिए। तो वो चंद्रगुप्त की बात नहीं कर रहे हैं हम। स्वर्ण युग साहब जी। स्वर्ण युग चंद्रगुप्ता टू అంటే स्वर्ण युग है साहब। कुछ समझ नहीं, कुछ आ समझ रहा है। नहीं। हम एक तो स्पष्ट आप हमको प्रश्न करिए, आप क्या करना चाह रहे हैं। चल ठीक है, आप अपना ये बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। चलिए, हम तो अब तक जो भी हमने चर्चा की, ये चंद्रगुप्त। और एक फ़ोन है। हाँ हाँ जी। हेलो। हाँ हेलो सर। हाँ हेलो, कहिए। गुड आफ्टरनून सर। हाँ नमस्कार, कहिए। जी सर, मैं हैदराबाद से अफरोज बात कर रहा हूँ सर। हाँ जी। जी मैं मैम से बात कर रहे हैं सर। अवश्य हाँ, बोलिए। बिल्कुल कहिए। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। जी मैं अफरोज बात कर रहा हूँ मैम। हाँ जी। जी मैम, चंद्रगुप्त का प्रतिपादन जी जो जयशंकर प्रसाद का जो नाटक आप जो बोल रहे हैं, मेरा हाँ। सवाल आपसे ये है जी। चंद्रगुप्त नाटक में दो मुख्य पात्र हैं, जैसा आप जानते हैं, चंद्रगुप्त और चाणक्य। जी। तो चंद्रगुप्त चाणक्य में असली जो नायक है, आप किसको चुनती हो मैम? उसके बारे में डॉक्टर रामकृष्णन ने आपसे बात की है कि चंद्रगुप्त नाटक के जो नायक हैं वो धीरोदात्त पात्र है और वो है चंद्रगुप्त। और इन्हें बनाने के पीछे जो महान हस्ती है और गुरु है वो है चाणक्य। जी जी। देखिए, कभी कभी इस नाटक को पढ़ने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि इस नाटक के सूत्रधार चाणक्य है और नायक इनके चंद्रगुप्त है। तो कभी कभी नायक से भी बढ़कर रोल चाणक्य का हमें प्रतीत होता है, क्योंकि चाणक्य ही सब कुछ बनाते हैं। यहाँ पर वो एक साम्राज्य के निर्माता है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि चाणक्य ही इस नाटक के नायक है। जी जी। लेकिन अगर हम नाटक की जो तत्व है, जो नाट्यशास्त्र में जो नाटक के तत्व दिए गए हैं, उन तत्वों के आधार पर अगर हम इस नाटक को देखें तो चंद्रगुप्त ही इस नाटक के नायक साबित होते हैं। चलिए, और एक फ़ोन आ रहा है, कहिए। हेलो। उसमें चलिए, ये फोन टेलीफोन उसका और एक कारण भी यह है कि चाणक्य जो है ब्राह्मण थे, चंद्रगुप्त एक क्षत्रिय चाहिए, इसीलिए चंद्रगुप्त को जो है ये ब्राह्मण थे या कोई ब्राह्मण नहीं था, ये बात यहाँ पर नहीं थी। हाँ, बात ये थी वहाँ पर कि विदेशी आक्रमणकर्ताओं का मुकाबला करने के लिए हम एक सक्षम व्यक्ति की आवश्यकता थी। एक साधारण परिवार के व्यक्ति को राजा बनाना
छोटी बात नहीं साधारण है। बात नहीं है, सही तो है। उतनी बड़ी बात करने वाला नायक होना चाहिए या जिसने बनना है वो नायक है, नायक ये संदेह आता है सभी के मन में। उस संशय वाजबी से है देखा जाए तो क्योंकि चंद्रगुप्त पूरा सूत्रधार ही नायक, सूत्रधार ही चाणक्य है। हाँ। चाणक्य ही सब कुछ नीति निर्धारित करते हैं, क्या कब कहाँ क्या हो कैसे हो, और वो सब वो कर रहे हैं देश के हित में, अपने हित में नहीं। सही, तो ऐसा लगता है कि चाणक्य का चरित्र चंद्रगुप्त से भी महान है। महान, चंद्रगुप्त में वीरता है, ढीठता है, गंभीरता ताकत है, बल है, यश है उनमें, सभी गुण वो हैं। जो चाहे वो कर सकते हैं, युवा है, अवश्य। ये सब कुछ है उनमें। लेकिन उस युवा शक्ति को संचालित करने वाली जो सही, शक्ति है, हाँ, सही प्रकार वो से चाणक्य है। सही है। तो ऐसा लगता है कि चंद्रगुप्त नाटक का जो नायक है वो वो चंद्रगुप्त, चाणक्य है। चाणक्य। लेकिन जो नाट्यशास्त्र लिखा गया है और नाट्यशास्त्र में जो तत्व दिए गए हैं उसके आधार पर हम कसौटी करें। हाँ कहिए, और एक फोन आ रहा है, कहिए। हेलो हेलो सर, नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार, कहिए। सर मैं अर्जुन सिंह है सर, मेरा नाम निजामाबाद से। हाँ जी। स्वागत है आपका, कहिए। सर एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ सर मैं, हाँ, चाणक्य चंद्रगुप्त जी के बारे में। हाँ पूछिए ना। जी, चंद्रगुप्त जो अभी सर बताए चंद्रगुप्त 1 और चंद्रगुप्त 2 बोल के रहेंगे सर। जी तो हम जो पाठ विषय पढ़ रहे हैं चाणक्य चंद्रगुप्त, वो 1 के चंद्रगुप्त 1 है या चंद्रगुप्त 2 है? देखिए, जो पहले हुआ वो तो 1 होगा, जो बाद में आया हो तो दूसरा होगा ना, क्रम से देखिए आप। नहीं सर, अभी जो पाठ विषय पुस्तक में है चंद्रगुप्त 1 के बारे में या 2 के बारे में? नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि हमने जो कहा चंद्रगुप्त का जो समय है ये ईस्वी सन पूर्व 325-26 का है, और ये चंद्रगुप्त दूसरे जो चंद्रगुप्त का राज्य है वो ईस्वी सन के बाद का है। तो जो पहले हुआ वो ये 1 रहेगा, जो बाद में आया वो 2 रहेगा। तो हम 1 के बारे में बात कर रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। हाँ, वो चंद्रगुप्त 1 ही मौर्य जो अलेक्जेंडर से लड़ाई की ना सर, चंद्रगुप्त 1 है ना? हाँ, चंद्रगुप्त 1। हाँ, तो सर ये चंद्रगुप्त 1 जो क्षत्रिय थे या सर गुप्त वैश्य जाति के थे सर? देखिए, मैं वंश में नहीं जा रहा हूँ, हम क्या कह रहे हैं। देखिए, ये कौन वंश का है, कौन किस परिवार का है, कौन किस जाति का है, किस गोत्र का है, ये सब चर्चा करने के लिए हम यहाँ पर नहीं, ये चर्चा हो चुकी है। और आप डिटेल है तो पढ़ लीजिए। ये इतिहास में देखिए कि हमारे यहाँ पर पुराण है, वेद है, कुछ उपनिषद है, लेकिन ईस्वी सन से पूर्व इस तरह का कोई ऐतिहासिक ग्रंथ हमारे पास नहीं है जिसके जो तथ्यों पर आधारित हो। तो ये सारे ग्रंथ जो भी है पौराणिक वगैरह, उसमें जो जिक्र है उसको आधार मानकर जयशंकर प्रसाद ने देखा कि भाई मुझे सामग्री कहाँ मिल सकती है। और ये बात इतिहास से पहले, इतिहास तो लिखा गया है 2000 ईस्वी सन से जी, और ईस्वी सन से पहले की बात है, उसके बारे में बात करें तो इसके गोत्र, परिवार, कुल, गुप्त है, मौर्य है, ये सब क्यों? तो चंद्रगुप्त हुए, इसीलिए प्रसाद ने इस नाटक का नाम चंद्रगुप्त रखा है, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त या किसी कुल के नाम पर नहीं, किसी गोत्र के नाम पर नहीं। इसका नाटक का नाम है चंद्रगुप्त, और उसी चंद्रगुप्त के ऊपर हम विचार कर रहे हैं। तो चलिए हम आगे बढ़े। और जादव जी, मैं और एक बात पर आपका दृष्टि आकर्षण करना चाहती हूँ कि इस नाटक में न केवल पुरुष पात्र बल्कि नारी पात्रों की भी प्राधान्य है। मैं इसीलिए आपके पास आ रहा हूँ। हाँ जी, कि इसमें कुछ कल्याणी, मालविका, अलका, कार्नेलिया, इस तरह के कुछ स्त्री पात्र। देखिए, ये स्त्री पात्रों की विशेषता ये है यहाँ पर, उसमें थी भी, ये प्रसाद उस समय जब देख रहे थे कि ईस्वी सन पूर्व भी हमारे भारत देश में स्त्रियों को कितनी स्वतंत्रता थी, बहुत ज्यादा। और स्त्री भी युद्ध क्षेत्र में जाती थी, क्षेत्र में जाया करती थी, उसमें अपना हाथ बटाया करती थी जी, और कुछ शस्त्रास्त्र भी हुए, अस्त्र शस्त्र का संचालन भी किया करती थी। और जो सैनिक घायल हुए उनकी सेवा शुश्रूषा भी किया करती थी, सेवा करती थी।
तो ये सारी स्वतंत्रता भारतीय नारी को बहुत पहले से मिला हुआ है। हाँ जी। पता नहीं बाद में हाँ। पर्दा कैसे मध्यकाल आई, से। ये कैसे आई, वो जी, कैसे आई, जी। लेकिन भारत देश इसीलिए पहले से ही मानवता के आधार पर, चाहे पुरुष हो स्त्री हो, सबको समान अधिकार मिले, सबको समान अवसर मिले, जी। जो उनमें योग्यता है उस योग्यता का विकास हो, ये बात बहुत पहले से हमारे यहाँ पर चली आ रही है। हाँ जी, हेलो। हेलो। हाँ कहिए। हाँ हेलो मैडम जी, नमस्ते जी मैडम। हाँ जी बोलिए। सर, चंद्रगुप्त नाटक में अभिनय की दृष्टि से कौन कौन से दोष है? देखिए, अभिनय के ये सारे दृश्यों को अगर हम यहाँ पर बताना शुरू करेंगे तो हमें इस तरह के 2-4-5 टेलीकॉन्फ्रेंस ही करनी पड़ेगी। नहीं, देखिए मैं बताती हूँ आपको, बहुत ही संक्षिप्त में बताती हूँ इसको कि सबसे पहले जो है अभिनय दोष इसमें ये है कि चंद्रगुप्त का जो कथानक है वो बहुत ही विस्तृत है, तो उसे जो है पूरी तरह से जो है 5-6 घंटे में आप अगर वहाँ मंचन करें तो हो सकता है कि जो दर्शक होते हैं वो बहुत ऊब जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि कभी कभी पात्रों का सहसा प्रवेश होता है जो नाटकों की दृष्टि से जो है ठीक नहीं है। अच्छा, चंद्रगुप्त की कथा भी बहुत जो है विशृंखल है, उसमें एक 25 वर्ष के लंबे समय की घटनाओं को लिया गया है जो नाटक की दृष्टि से ठीक नहीं है। स्वगत कथनों का आधिक्य है इसमें। और 5वीं बात यह है कि उसमें भाषा बड़ी क्लिष्ट है। प्रसाद जी स्वयं जो है संस्कृत निष्ठ भाषा पर बहुत ज़्यादा जो है जोर देते थे, तो भाषा बहुत क्लिष्ट दिखाई देता है। और यहाँ तक कि हिंदू, मुसलमान या यवन सभी लोग जो है संस्कृत क्लिष्ट भाषाओं में बात करते हैं। लंबे गीतों का आधिक्य जो होता है वो कथा की गति में बहुत बाधक है। और दूसरा, अंक और दृश्यों का जो विभाजन है ये बहुत ही दोषपूर्ण है। अब देखिए, दूसरी बात यह है कि रंगमंच पर जो है तुरंत एक व्याघ्र को लेकर आना कितना कठिन बात होती है, या रंगमंच पे कोई नाव लेकर आ जाना या समुद्र का दृश्य अंकित करना, ये बहुत जो है बाधक सिद्ध होते हैं। तो इस प्रकार जो है युद्ध भूमि दिखाना या फिर आत्महत्या को दिखाना या शकटार को अचानक जो है नीचे से भूमि से जो है भूमि को छेद करके ऊपर उठाकर, ये सब सीरियल में दिखाया जा सकता है, लेकिन जो है मंच पर दिखाना बहुत कठिन बात है। तो ये सारे जो है छोटे मोटे दोष हम नाटक में देखते हैं। वैसे प्रोफेसर शीला जी, मैं इसको दोष के रूप में भी नहीं देखूंगा जी। आप देखें कि ये चंद्रगुप्त की रचना हुई है 1928 के आसपास। हाँ जी। और चंद्रगुप्त नाटक से पहले इस तरह का कोई नाटक इतना सशक्त, इतनी भाषा प्रवीणता, जिसमें हेलो हाँ जी हेलो सर, ये प्रसाद नाटक जो है वो कक्षा में खेल सकते हैं? हाँ कक्षा में क्या नाटक कक्षा में खेल सकते हैं या कक्षा में खेल सकते हैं क्या? ये कक्षा देखिए, आप मैं यही कह रहा था अभी कि इस नाटक की रचना 1929 में हुई है और आजकल इसके ऊपर सीरियल भी आ रही हैं। अगर सीरियल में तो आजकल सब कुछ दिखा सकते हैं, नौका दिखा सकते हैं, इसमें अभिनय करवा सकते हैं और इसमें सेना बता सकते हैं, युद्ध करवा सकते हैं। ये आप देखे होंगे कि रामायण और महाभारत जैसे सीरियल भी हम देख चुके हैं कि किस तरह युद्ध होता है, ये सब बातें उसमें आ सकती है। लेकिन इस चंद्रगुप्त नाटक का मूल्यांकन इस आधार पर होना चाहिए कि ये उस समय की नाटक है जब इस तरह की बातें ही वहाँ पर नहीं थी। ये कहिए कि एक दृष्टिपथ बताने वाली नाटक है जी। अगर इसके पहले की प्रथा कुछ ऐसी होती हिंदी में, खास करके हिंदी साहित्य में, उसके पहले नाट्य शास्त्र वगैरह जो हुए होंगे वो बात अलग है। हाँ। संस्कृत में जो नाटक हुए वो बात अलग है जी। लेकिन हिंदी में जो नाटक की प्रथा प्रसाद ने नींव डाली है वो सराहनीय है। उसके तरफ देखे, दोषों को देखना आसान है, गुणों को देखे, गुण कितने हैं और कैसी इसकी शुरुआत हुई है जी। चलिए, इसके बारे में हम कह रहे थे कि शीला जी बात करते करते ये नायिका के ऊपर आ रहे थे जी। कि इस नाटक का नायक तो हमने निर्धारित कर दिया, चाणक्य या चंद्रगुप्त, इसकी नायिका कौन हो सकती है, बताइए। देखिए, यहाँ पर मैं नायिका किसी को नहीं मानती हूँ, लेकिन एक बात पर मैं जोर देती हूँ कि यहाँ पर जो है 4 स्त्री पात्र है। एक है नंद की पुत्री कल्याणी,
दूसरी है सिंधु देश की राजकुमारी और अलका की जो है सहेली मालविका, तीसरी स्वयं अलका और चौथी है सेल्यूकस की पुत्री यवन कुमारी कर्नेलिया। अब ये कल्याणी, मालविका और कर्नेलिया ये तीन भिन्न दिशाओं से चंद्रगुप्त के प्रति अनुराग रखती हैं। हम घटनाक्रम में देखते हैं। जादव जी समय बहुत कम है, इसीलिए जो है इसको बहुत समय काफ़ी है तो फिर जो है मैं बहुत अच्छी तरह से इसे बता सकती हूँ कि मालविका में जो है प्रेम की बलवती भावना हमें दिखती है। उसका प्रेम उसके प्रियतम के लिए स्निग्ध धारा बन जाता है, परंतु वो प्रियतम के कर्तव्य मार्ग पर जो है कभी बाधक नहीं बनना चाहती है और उसके रक्षा में अपने प्राणों को विसर्जन करने के लिए भी जो है वो तैयार है और उसको गौरव मानती है। दूसरी जो है कल्याणी, ये चंद्रगुप्त की बाल सहचरी है, राजकुमारी है, अतः मर्यादा पालन का प्रश्न भी जो है उसके सामने है। वो चंद्रगुप्त से और एकमात्र चंद्रगुप्त से जो है बहुत प्रेम करती हैं, किंतु चंद्रगुप्त अब उसके पिता के विरोधी ही नहीं बल्कि घातक है, तो प्रेम कैसे हो सकता है, उससे विवाह कैसे हो सकता है। अतः वो प्रेम के उस वेगवती धारा को अपने भीतर दबाकर जो है आत्मघात कर लेती है। अब ये दोनों युवतियों के बलिदान दर्शकों की सारी संवेदना और सारी सहानुभूति को जो है प्राप्त करती है। यवन कुमारी सेल्यूकस की पुत्री कर्नेलिया चंद्रगुप्त से प्रेम करती है, परंतु इनका प्रेम जो है बहुत अधिक मर्यादित, शिष्ट और संयत है। मालविका और कल्याणी की तरह आकुल अंतर के जो है पुकार कभी नहीं सुनाई देती हैं और कथानक में कहीं भी उसके प्रणय जनित उद्गार हमें जो है सुनाई नहीं पड़ती हैं। अंत में उसका विवाह जो है चंद्रगुप्त से होता है, किंतु वो राजनीतिक उद्देश्य के लिए होता है, जिसके पीछे सारा हाथ जो है चाणक्य का है। प्रेम का प्रभाव इसमें बहुत नगण्य है। तो जादव जी आप जो पूछ रहे थे, एक विशुद्ध प्रेमिका की दृष्टि से मैं मालविका को प्रथम और द्वितीय स्थान पर कल्याणी को और तृतीय स्थान पर जो है कर्नेलिया को जो है रखती हूँ। देखिए, चाणक्य ने कर्नेलिया से चंद्रगुप्त के विवाह की बात जो छेड़ी है जी, उसके पीछे भी एक अर्थ है, एक उद्देश्य है चाणक्य का। वो बात ये थी कि एक तो मालविका वहाँ पर नहीं रही, उनकी मृत्यु हो जाती है, किसी कोई हत्या कर देता है। हाँ जी। और वो चंद्रगुप्त को बचाती है। बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया है उन्होंने। हाँ जी। अब ये युवक, ये तो जवानी है, राजा बना, हाँ। लेकिन लाइफ पार्टनर तो चाहिए, कोई साथी तो चाहिए, जीवन साथी। हाँ। और उस जीवन साथी के लिए जब चाणक्य पूरी हर तरह से अपनी निगाह रखते थे सबके ऊपर, इसीलिए चाणक्य नीति कहा जाता। छोटे हो बड़े हो, देश हो विदेश हो, हर किसी पर उनकी नज़र थी कि भाई कोई चीज़ ऐसी बना दे जिससे कि आगे चलकर सुगम हो हर चीज़ के लिए। तो चंद्रगुप्त को जीवन साथी बनाने के पीछे एक तो ये था कि कर्नेलिया जो विदेशी महिला थी, जो सेल्यूकस की बेटी थी, जो लड़ने आया था, उसी को वरण करने लगाया जी। अब चंद्रगुप्त इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करने के बाद अगर वो सेल्यूकस की बेटी से शादी करता है तो एक तरह से चाणक्य ने ग्रीक पर भी, विदेश में भी, क्योंकि नायिका बनी जी जी, तो नायक की नायिका किस देश की है, उस देश से भी हमारी विजय हुई। तो इस तरह अप्रत्यक्ष रूप से चाणक्य कर्नेलिया से विवाह कराकर हमारी विजय ग्रीक देश के ऊपर स्थापित करने की कोशिश की है। सांकेतिक रूप में उसको देखना चाहिए। बिल्कुल। शिला जी, और एक देखिए, अच्छा आर के आप बताएंगे, रामकृष्णा जी। जी बोलिए। ये इसमें जो राष्ट्र भावना है, इसके ऊपर आप कुछ कहना चाह रहे थे जब। हाँ जी, इस चंद्रगुप्त नाटक में कथानक में राष्ट्रीय भावना कूट कूट कर भरी हुई है जी, क्योंकि जिस समय चंद्रगुप्त के नाटक की रचना हुई थी उस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था। उस समय देश में असहयोग आंदोलन से कोई ज़्यादा प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए मेरे ख्याल से जयशंकर प्रसाद जी सोचे होंगे कि इसकी राष्ट्रीय भावना से लोगों में देशभक्ति जगाए। इस नाटक में कई जगहों पर जो है राष्ट्रीय भावना की झलक मिलती है हमको। और
चंद्रगुप्त इसका एक मुख्य रूप समझ सकते हैं, और चाणक्य भी। और इसमें अनेक प्रदेशों में राष्ट्रीय भावना से संबंधित कुछ विषय इसमें मौजूद है। और रामकृष्ण जी, और एक बात पर आप ध्यान दें कि नाटक में राष्ट्रीयता को बहुत व्यापक अर्थ पे लिया गया है। एक तो जो है उन्होंने व्यक्ति से बड़ा परिवार, और परिवार से बड़ा जो है समाज को, समाज से बड़ा उन्होंने प्रांत को, और प्रांत से बड़ा जो है उन्होंने अपने जो है पूरे राष्ट्र को माना है। समस्त आर्यावर्त को जो है अपना देश मानना ही भारत के नागरिकों के लिए जो है एक आदर्श राष्ट्रीयता है। ये इस नाटक के एक प्रमुख उद्देश्य है, और इसी कारणवश कई गीतों की रचना भी हुई है। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, और अलका भी जो है एक गीत प्रस्तुत करती है। वो शायद आपको याद होना चाहिए कि अरुण ये मधुमय देश हमारा, यहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। तो इन सारे गीतों के माध्यम से, संवादों के माध्यम से, स्थिति परिस्थिति संस्कृति आदि सब के माध्यम से नाटक के राष्ट्रीयता का उद्देश्य और राष्ट्रीयता के जो है एक संदेश देना, ये प्रसाद जी का जो है प्रमुख उद्देश्य रहा है। वैसे चंद्रगुप्त नाटक का मुख्य उद्देश्य तो वही रहा कि पूरे भारतवर्ष को एक बनाने के लिए, पूरे भारतीयों को एक बनाने के लिए वही राष्ट्रीयता हुई। जी जी, जो जो छोटे छोटे गणराज्यों को एक करके राष्ट्रीयता बनाए। हाँ जी, चलिए ये तो हुई। सिराज जी, थोड़े में बताइए कि इसकी भाषा शैली क्या है। सर, भाषा शैली बहुत रोचक है इसकी, क्योंकि मैं जब कभी देखती हूँ कि प्रसाद के प्राय सभी नाटकों में विशुद्ध साहित्यिक हिंदी शैली का प्रयोग हुआ है। हिंदू, मुसलमान, यवन सभी से वो विशुद्ध भाषा हिंदी भाषा बुलाते हैं, और विदेशी पात्रों की भाषा अपेक्षाकृत जो है सरल होता है। कहीं कहीं पर बनारसी प्रयोग, कहीं कहीं सूक्तियों का प्रयोग मिलता है। चलिए, इस तरफ शायद समय हमारे पास नहीं है। हाँ जी, इस तरह हम देखते हैं कि ये चंद्रगुप्त नाटक का जो मुख्य उद्देश्य है, इसमें राष्ट्रीय भावना उत्पन्न करना, राष्ट्र को एक करना, राष्ट्र के हित में सब कार्य करना, और चंद्रगुप्त के चरित्र को और उज्जवल बनाना, देश में एकता और अखंडता इसके बनाए रखना, यही इस नाटक का उद्देश्य उस समय था। और प्रसाद ने भी यही करने की चेष्टा करी थी, जिसके कारण वही आंदोलन आगे चला और हम 1947 में स्वतंत्र हुए। जी, धन्यवाद, आप दोनों यहाँ पर आए। नमस्कार। धन्यवाद।